बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा उसमें 10.2 मैथमेटिकल मेथड्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को छोड़कर 5 ये कर लिया हमने। 4 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका जो वाई पी निकालना है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो अभी इन क्वेश्चंस को करते हैं, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आएगा उसे सीखेंगे तो फिर 4 जो है उसे करेंगे क्वेश्चन को। अभी आज के काम में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है, सॉल्व करना है हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे अगर साइन आ जाए तो उस क्वेश्चन को कवर किया था। साइन का और कॉस का एक ही तरीका होता है, इसे दोबारा से सीख लेते हैं, वो क्वेश्चन भी बीच में कवर हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग लगाई वाई सी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है, ये जो चीज़ है वाई को छोड़कर इस सारे को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वाई सी निकालना है उस तरीके को यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर से सीख लेते हैं। अब इसमें लाख कोशिश कर लें फैक्टर बनाने की, फैक्टर नहीं बन पा रहे, तो फिर एक आखिरी तरीका होता है फैक्टर बनाने का जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। उसमें क्या करते हैं कि ये जो डी है जिसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं और उनके पुट करने से इसका जवाब जब 0 आ जाएगा तो वहाँ से हमें डी की एक वैल्यू मिल जाएगी जो हमारा आंसर में शामिल होगी। अब सबसे पहले जो तरतीब है वो ये है कि आप इसमें पुट करेंगे डी इज़ इक्वल टू 1। किस में पुट करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डी, पुट डी इज़ इक्वल टू 1 इन दिस, इसमें। अब पुट करके दिखाया गया, सिंप्लीफाई किया गया, आंसर जो है वो 0 नहीं आया। नहीं आएगा तो आगे चलेंगे। 1 के बाद क्या पुट करेंगे, -1। -1 पुट किया गया आपके सामने उसी में ही, सिंप्लीफाई किया गया, आंसर जो भी आया 0 नहीं आया। आगे चलेंगे, 1 के बाद -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, -3, ये तरतीब रहेगी। देखते हैं कहाँ पे 0 हासिल होता है। डी इज़ इक्वल टू 2 पुट किया इसमें, ये पुट किया गया, सिंप्लीफाई किया, आंसर 0 नहीं आया। जो मर्ज़ी आ जाए 0 नहीं आया, मीन के हमें आगे चलना है। पुट डी इज़ इक्वल टू -2, इसमें -2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया और देखिए जवाब जो है वो 0 आ गया। जो ही जवाब 0 आया यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे और कहेंगे कि डी इज़ इक्वल टू -2 हमारा जो है वो एक आंसर है, यानी कि वो इस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन को लेके चलें उसका एक रूट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी इज़ इक्वल टू -2 इज़ 1 रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। उसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रखा हुआ है जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बनाई। -2 को अगर इधर ले जाएँ तो d + 2 जो है वो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो एक फैक्टर आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने लिख के बता दिया। अब दूसरा फैक्टर तलाश करने के लिए क्या करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। दो तरीके होते हैं डिवीजन के, एक लॉन्ग डिवीजन, एक सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बहुत सारे लोगों को नहीं आती, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लगाई जाए, आप लॉन्ग डिवीजन से कर लें। हाँ, अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन आती है तो आप सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं। बहरहाल देखिएगा ये इसको बाहर रखा हुआ है, डिवाइड किया, ये डिवाइड करने का अमल जो है ये सारा करके यहाँ पे दिखाया गया डिवाइड का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो पूछ सकते हैं कि डिवीजन मेथड में कोई बात समझ नहीं आ रही। वैसे तो ये 8th क्लास की बात है फिर भी। अच्छा जी, अब इस तरह हुआ ये कि ये जो यहाँ पे जो चीज़ आती है जिसे हम क्वोशंट कहते हैं, ये इसका दूसरा फैक्टर आ गया। तो इस तरह हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। एक यहाँ पे गलती से x लिख दिया गया, d जी, d+2 एक फैक्टर पुराना निकला और एक अभी हमने निकाला ये इक्वल टू 0। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी नई शक्ल ये बन गई। अब ये जो है यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, अगर फैक्टर बनते हैं फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर मजबूरन क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कोशिश की हमने फैक्टर बनाने, पहले आपने कोशिश करनी है फैक्टर बनाने की। अगर कोई कहता है ना मुझे तो फैक्टर नहीं बनाने आते, तो फिर तो मजबूरन वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर बनते ही नहीं है, अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो फैक्टर बनेंगे नहीं, तो फिर मजबूरन हमें क्या करा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ फिर देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ पे e की जगह पे वैल्यू जो है वो पुट करके नहीं दिखाएगी, जो कि यहाँ से आएगी 1। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ पहुँचे तो अंडर रूट के अंदर जो है वो
हमारे पास आ गया -4, माइनस का अंडर रूट जो है वो एयोटा हो गया, 4 का अंडर रूट जो है 2 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, कॉमन वगैरह निकाला, इस तरह डी की ये वैल्यू आ गई। डी की एक वैल्यू आई हुई है -2 जो रियल है, डी की ये 2 वैल्यूज़ आई हैं जो कि कम्प्लेक्स है। रियल को किस तरह लिखना है, वैसे तो पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर देख लें। C1 एक कांस्टेंट अपनी तरफ से लिखना है, ई ये वाला -2 और x प्लस का निशान। अब इनको लिखने का ये तरीका है, ये इसका रियल पार्ट है 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट एयोटा का कोएफिशिएंट जो है वो 1। तो लिखने का तरीका ये होता है, ई की पावर में रियल पार्ट इंटू एक्स, ब्रैकेट में C2 और C3 दो कांस्टेंट आएंगे, कोस आएगा, साइन आएगा। जो एयोटा का कोएफिशिएंट है इमेजिनरी पार्ट वो है 1 आएगा और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाया गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, YC की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास YP निकालना है। YP का तरीका वही, स्टार्ट उसी तरीके से करेंगे, 1 जैसे कि e की पावर x के लिए किया था, 1/, में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, जिसको अप्लाई करना है। फिर ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर अप्लाई करना है इस पर। अब अप्लाई करने का ये तरीका ये होता है कि इसमें जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पर ये जो x का कोएफिशिएंट है, कॉस के एंगल में x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेके साथ माइनस लिख देते हैं और वो डी स्क्वायर की जगह पे पुट करते हैं। देखिए डी स्क्वायर यहाँ तो था, ये डी क्यूब था, पहले इस डी क्यूब को ब्रेक कर लिया डी इंटू डी स्क्वायर में। अब दो जगह पे डी स्क्वायर नज़र आ रहा है, दोनों जगहों पे हमने क्या पुट करना है, फिर देख लीजिए कॉस में एंगल x का कोएफिशिएंट जो है उसका क्योंकि 1 है तो माइनस अपनी तरफ से लिखना है, 1 के ऊपर जो है वो स्क्वायर डालना है, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 नहीं होता है इसलिए आप -1 भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिएगा डी स्क्वायर को की जगह पे आपको जो नज़र आएगी चीज़ वो -1 नज़र आ रही है। डी को कुछ नहीं करना, डी वैसे ही साथ चल रहा है। सिंप्लीफाई किया, करते करते सिंप्लीफाई हम यहाँ तक पहुँच गए। जब तक डी नहीं ख़त्म होगा ये चीज़ इस पर अप्लाई होनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं कहना। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, किस तरह डी स्केल लाया जाए, तो 3 + d से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि नीचे हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और साथ क्या आ गया माइनस और डी स्क्वायर, ऊपर 3 + d। अब इस डी स्क्वायर को कैसे ख़त्म किया जाए, क्या तरीका, वही कॉस के एंगल में चले जाएँ, एक्स के कोएफिशिएंट को ले लें, उसके ऊपर स्क्वायर लिख के साथ माइनस लिख के वो डी स्क्वायर की जगह पे लिख दें। -1 1 के ऊपर स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर 1 ही है इसलिए यहाँ पे आपको -1 नज़र आ रहा है। सिंप्लीफाई किया, करते करते यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम यहाँ पे पहुँच के कुछ कटिंग वगैरह कर दी। अब 3 + d को cos x पे अप्लाई करना है, तो 3 तो नंबर है, ये तो cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d जो है वो cos x पर अप्लाई होगा। d से मुराद क्या होती है, डिफ्रेंसीशन, ये ज़हन में रखिएगा, d से मुराद डिफ्रेंसीशन है। ये देखिए अलग-अलग करके दिखाया, 3 cos x + d, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ में बस हाँ नहीं ये ठीक है, 3 के साथ cos x मल्टीप्लाई होगा, d cos x पे अप्लाई होगा, ठीक है। 3 के साथ cos x मल्टीप्लाई हो गया और d जो है वो cos x पे अप्लाई हो गया। 3 cos x आ गया, प्लस आ गया। अब cos x की जो डिफ्रेंसीशन है वो क्या है, -sin x, तो -sin x आ गया। अब YP के आंसर ये आ गया। अब फाइनल जो आंसर लिखना होता है, जनरल सोल्यूशन जिसे कहते हैं, उसमें क्या करते हैं कि y = YC + YP। देखिए यहाँ पे लिखा द जनरल सोल्यूशन इज़ y = YC + YP। YC को वहाँ से देख के लिख दिया और YP को यहाँ से देख कर जो भी निकाला है हमने, ये यहाँ से देख कर वो लिख दिया। इस तरह जनाब ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था 6 जो है वो इस तरह हमारे पास जो है वो ख़त्म हुआ। अब अगर आप देखें तो इसमें अभी भी इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास पोलिनोमियल या पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आया, तो उसकी वो जब सीख लेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे।